नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नाजरीन, सीज़न ऑफ ड्राई क्लीनिंग बाय कोर्ट्स ये कंटिन्यू है और जिसे कह लें कि इसमें ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ये सीज़न चल रहा है और जिसे कह लें कि इसका अभी सीज़न 2 भी नहीं स्टार्ट, जिसे कहते हैं ना, एक सीज़न ख़त्म हो और सीज़न 2 स्टार्ट हो, ऐसा सीन नहीं है। सिचुएशन राइट नाउ ये है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो कि बरतरफ जस्टिस थे, 2018 में उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक हार्ड हिटिंग स्पीच कर दी थी एक इदारे के ख़िलाफ़। कहा था कि ये इदारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस चला, बरतरफ हो गए एंड सो ऑन। सो आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब उन्होंने उनकी बरतरफी को कालदम करार दिया। उन्होंने कहा जी कि उठा के इस बरतरफी को आप बाहर फेंकें। और अब ज़ाहिर है 2018 में वो बरतरफ हुए थे, अगर उनको रिस्टोर किया जाता तो वो स्टैंड रिटायर्ड, लेकिन सारे बेनिफिट्स और ईच एंड एवरीथिंग उनको मिलेगी। और ये जो सीज़न ऑफ ड्राई क्लीनिंग है, ये है क्या? बेसिकली हम इसमें यही देख रहे हैं कि 1.5 ईयर से पीडीएम के लोग, मोस्टली पीएमएल नून, वही इसमें इसके अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं फ्रॉम द कोर्ट्स, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ से लेके मरियम नवाज से हमजा शहबाज, इसी तरह पीएमएल नून के दूसरे लीडर्स की तरफ आ जाएं, चाहे वो शाहिद खकान अब्बासी हों, राना सनाउल्लाह हों, एहसन इकबाल हों एंड खुरम दस्तगीर हों, या ख्वाजा ब्रदर्स हों, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक या ख्वाजा आसिफ ही क्यों ना हो, सब ने इस जिसे कह लें कि नहा धो के जो है कोर्ट्स के वर्डिक्ट के बाद दे आर नाउ बैक इन द पार्लियामेंट और आराम से गवर्नमेंट कर रहे हैं। और हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और रिलेटेड टू द पीएमएल नून पर्सनस लाइक परवेज़ रशीद, पीटीवी के साबका चेयरमैन अताउल्लाह कासमी साहब फवाद हसन फवाद, जो कि अभी आउटगोइंग जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी मिनिस्टर थे, और ये जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, तो इनको भी क्लीन चिट दी है। किसमें? इनको 198 मिलियन 19 करोड़ प्लस का इनके ऊपर फाइन था कि इन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की हैं। स्पेशली पीटीवी चेयरमैन को लेके परवेज़ रशीद का नाम था, उनको भी जो है कल काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच ने बाहर फेंका है, उस डिसीजन को जो उन्हीं की कोर्ट ने 2018 में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 19 करोड़ प्लस का फ़ाइन किया था इन तीनों हजरात के ऊपर, इलीगल अपॉइंटमेंट जो है पीटीवी के अंदर और बाकी दूसरी जगहों के ऊपर। तो काजी साहब ने कहा नहीं जी, हमारी कोर्ट का ये डिसीजन ऑफ 2018 बाय साकिब निसार ये बिल्कुल गलत डिसीजन था, ख़त्म करें इसको और इनको क्लीन चिट दी जाए। तो ये सीज़न कितनी देर मज़ीद कंटिन्यू रहता है या कुछ ब्रेक के बाद सीज़न 2 की तरफ जाएंगे, ये टाइम विल टेल। इसके बाद हम फिर अनदर सीज़न की बात करते हैं कि इलेक्शन फरवरी 8 में हो गया। इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से पीटीआई के लिए मुश्किलात थी, उसके कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर जो हैं उनको वो हासिल करना मुश्किल काम था उनके लिए। फिर वो जब जमा करवाते थे तो वो टर्न डाउन कर देते थे आरओस के बाद जुडिशल आपके जो ट्रिब्यूनल्स थे, एंड देन कहीं किसी को जाके रिलीफ मिला फ्रॉम द हाई कोर्ट तो किसी को सुप्रीम कोर्ट में मिला। तो सीज़न 2 ऑफ जो है रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय पीटीआई लीडर्स, वो हम देख रहे हैं एट द हैंड्स ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स। इसमें बहुत सारे इसमें जैसे कहते हैं कि आपका जहन जाएगा कि कौन सा अब इलेक्शन हो रहा है। जी, बाय इलेक्शन हो रहा है अप्रैल के 3rd वीक में, और तकरीबन 20-22 सीटें हैं नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली की। इसके ऊपर जैसे कह लें पूरा जोर पड़ेगा पीडीएम के कैंडिडेट्स का वर्सेस पीटीआई का, जो कि पीटीआई अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर उनका, क्योंकि इलेक्शन तो करवा लिए पीटीआई ने। लेट्स सी इलेक्शन कमीशन उनको उनका सिंबल अवार्ड करता है बिफोर 23 अप्रैल के इलेक्शन बाय पोल से पहले के नहीं। तो सीज़न 2 ये रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर है। इसमें हमने बहुत सारे
पीटीआई लीडर्स के जो है नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते देखे हैं। टॉप ऑफ दैट में पीटीआई के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो गुजरात से लड़ना चाह रहे हैं, पहले भी लड़े हैं पीपी 32 से, कुंजा से, और वहाँ से फॉर्म 45 के मुताबिक वो हज़ारों वोटों से वो जीत गए थे। लेकिन एनीवेज फॉर्म 45 को सेट असाइड करते हुए फॉर्म 47 जब आया तो उसमें वो हारे हुए थे। उसके अलावा उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, उनके भी पेपर रिजेक्ट हुए हैं, आरओज़ कर रहे हैं और ब्लेटेंटली कर रहे हैं। तो ये सीज़न ख़त्म होगा किसकी इंटरवेंशन पे, हायर कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, दैट विल बी सीन एज वेल। और थर्ड टॉपिक जिस पे हम मज़ीद बात करेंगे वो है जो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का वही धमाकेदार अपीयरेंस जो कांग्रेस में वो अपीयर हुए हैं। उसके बाद से गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है साइफर को लेके, तो ये हमारी जीत हो गई। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि जी जो उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन क्वेश्चनेबल थे, जो रिगिंग के इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो पीटीआई इस पे धमालें डाल रही है कि यूएस ने कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन मशकूक थे, इनका मैंडेट स्टील हुआ है, तो ये ऑडिट होना चाहिए। और साथ में वो ये कहते हैं कि पीटीआई वाले कि अगर डोनाल्ड लू ने इस स्टेटमेंट से इनकार कर दिया है कि उसने कोई ऐसा साइफर नहीं लिखा जिसमें उसने ये थ्रेटन किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑफ दैट टाइम, या एलिमेंट्स इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट को, कि प्राइम मिनिस्टर को आप रिमूव करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम इमरान खान को, तो फिर आपकी जान बख्शी हो जाएगी इकनॉमिकली। तो अगर वो कहते हैं कि ये अगर ये है ही नहीं, कोई साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर इमरान खान को 10 साल की सज़ा कैसी? तो इसे मॉकरी ऑफ जस्टिस, उसके हवाले से जो है पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हम कोर्ट में जाएंगे और ये इसका स्टेटमेंट को एज ए सपोर्टिव स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करके इमरान साहब को बरी कराएंगे इस केस के ऊपर। तो हमारे साथ इस सारे 3 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट हैं रमीज़ खान। रमीज़, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। रमीज़, आपने जो मैं मुख्तलिफ सीजन्स की बात कर रहा था, एटलीस्ट 2 सीजन्स की बात की, आपने एक धुआंधार स्टोरी भी की है जो आज के आपके पेपर ने शाया की है आपके नाम के साथ। वो थी कि जो पंजाब के अंदर बाइपोल हो रहे हैं, ऑफ कोर्स वैसे क्रॉस द कंट्री हो रहे हैं, 23 आई थिंक अप्रैल इज़ द डेट अनाउंस सो फॉर। तो उसमें आपने बताया किस तरह से चीज़ें जो है वो स्विंग करने की कोशिश की जा रही है पीएमएल नून के लिए, या जिसे कह लें कि आसानी से सेल थ्रू करेगी इन इलेक्शन में भी, और शायद इसमें भी फॉर्म 47 का कोई सिनेरियो हम आगे चल के देखेंगे एंड ऑफ अप्रैल में जब ये इलेक्शन होगा। तो लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि आरओज़ जो हैं वो तो आंखें बंद करके जो पीटीआई के मेन लीडर हैं वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे हैं, तो वो डस्टबिन में डाल रहे हैं उसको। ये मुझे बताएं कि ये रविश सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया और कोई इनसे उनको पूछने वाला नहीं है। You're absolutely right जी। मेरा ख्याल है कि सारे के सारे टॉपिक जो आपने डिस्कस किए हैं, somehow the other they're all interconnected। इसको आप डॉन लू को जोड़ें जैसे चौकरी के साथ, वो आप ये केस उठा के जोड़ें इलेक्शन के साथ, तो हर चीज़ जो है इंटरनेट। अब चूंकि आपका इंट्रो खासा तवील था और 3 मुख्तलिफ बड़े अहम टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं, और इख्तिताम जो है आपने मेरी स्टोरी भी किया है। इफ आई हैड द ऑप्शन आई वुड हैव स्टार्टेड विद जैसे टॉपिक लीजिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूंकि पंजाब रेलेवेंट एक स्टोरी है जिसका आपने पूछा। देखिए, मैंने शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी ये अपनी गुजारिश उनके सामने रखी थी कि इस किस्म के इलेक्शन होने हैं। उसमें बहुत बेहतर है कि इलेक्शन कराने के बजाय एक बाउल रख दिया जाए जिसमें हर बंदा अपना चिट डाल दे, उसमें पीटीआई के लोगों के नाम निकाल दें, और फिर जो लोग जिन जिनको पसंद है उनकी चिट निकाली जाए और उनको फिर वो सीट अवार्ड कर दी जाए। ये इलेक्शन प्रोसेस में जाना, लोगों की उम्मीदें इस सिस्टम से वाबस्ता करना, और उसके बाद इसमें भौंडे तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कैरी ऑन करने से होता यह है कि आप लोगों का जो ट्रस्ट और फेथ है ना सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस में बल्कि सिस्टम में, वो आप खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो स्टेट की जो एक होती है ना स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ से स्टेट लोगों को साथ लेकर चलती है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाती है। यही चीज हम पंजाब में और एल्सवेयर भी देखेंगे कि जहाँ एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट किया जाएगा, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी को भी यही नहीं पता
कि वो उनकी जो साख है वो क्या है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है तो उसकी लिजिटिमेसी क्या है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर चलते हैं तो उसकी लिजिटिमेसी क्या है। तो अभी तक तो उनके सामने कुछ मामला भी क्लियर नहीं है कि वो लोग हैं कौन। और जहां तक बात मुस्लिम लीग नवाज की है, तो मेरे ख्याल मुस्लिम नवाज ने ये बहुत वाजे कर दिया है कि उनको इन इलेक्शन की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से इलेक्शन पिछले हुए हैं, अगर ये भी हो जाते हैं तो इसके लिए उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है ये कहना कि ये आरओज के इलेक्शन है, ठीक है, ये आरओज के इलेक्शन है और ये फॉर्म 45-47 वाला, लेकिन मामला मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ पेचीदा है। क्योंकि खाली अगर फॉर्म 45 या 47 का मामला होता तो चलो दिल पे हाथ रख के बंदा इतफाक कर लेता है कि चलो पाकिस्तान में पहले भी ये हुआ था, अभी दोबारा ये हो रहा है, कोई बात नहीं कर। लेकिन इस बार तो मामला ज्यादा गंभीर हुए हैं। आपने जिस तरह से बोलियां ओपन ऑप्शन के तहत सीटें इशू की हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको वो एक टोकन नहीं डालना तो फिर आप एक ओपन ऑप्शन कर दें। हाँ, तो ओपन ऑप्शन में जितना पेट्रोल रूल्स होते हैं, एक पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दें जिसको आपने ब्लैकलिस्ट ऑब्वियसली करना है, बाकी मेंबर्स बैठा लें, उनमें जो बेहतर ऑप्शन में आपको प्राइस दे उसको आप टिकट दे दें। जिस तरह आपने 8 फरवरी के अंदर बहुत सारी टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये बात जो है ये मैंने करा, ये आपको बहुत सारे और लोग सक्सेस सुनाई भी देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में खुद लीडरान भी कहते सुनाई देते हैं और हमारे बड़े सीनियर एनालिस्ट भी बातें कहते सुनाई देती है। सब कुछ हुआ और इसके फिर गाये बगाए जब आप टाइम तो क्लोज डोज इन बड़े बड़े रहनुमाओं से बातें करते हैं तो वो आपको इस बात को कंफर्म भी करते हैं कि ये इसी किस्म का एक जुमा बाजार लगा था 8 फरवरी की रात को। और कुछ लोग बेचारे पे पैसे लेके घूमते भी रहे, उनके कोई पैसे लेने वाला नहीं था। और मैं अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट दिस एंटायर सिस्टम, जिस तरह से कुछ लोग सिस्टम को फेयर करना चाहते हैं। अब इससे हमें कोई उम्मीदें रखनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि द आंसर वुड बी वेरी ऑब्वियस कि इस सिस्टम के साथ एटलीस्ट मेरी कोई उम्मीद तो नहीं। लेकिन देखें, आपने जिस तरह शुरू में बताया कि लाइक फरवरी 8 में लोग निकले, अच्छा वोट डाला, लेकिन उन्होंने पूरा सिस्टम पूरा एक्सपोज तो कर दिया। अगर बाई पोल में लोग नहीं निकलते, डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस डिसअपॉइंटमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाए? भाई, ये फरवरी 8 एक वोट की ताकत से आपने पूरे प्लान्स जो थे, या ये कह लें पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। तो बाईपोल में मतलब लोगों को डिसअपॉइंट तो नहीं होना चाहिए, जाएं अपना वोट डालें। और अगर उसके बाद फिर भी वो फॉर्म 45-47 का चक्कर हमें उस चक्कर में घुमाने की कोशिश की जाएगी पूरी पब्लिक को, तो फिर से एक्सपोज होंगे। जिस आप कह रहे हैं ना कि होना तो वही है जो वो कर रहे हैं। मैं इसके अंदर आपको थोड़ा एक मुख्तलिफ व्यू देना चाहूंगा। देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की तारीफ है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जो पोलिटिकल पार्टी पावर में होती है। ये जो हमारे स्पेशली रूरल एरियाज हैं, इसके अंदर लोग वोट इनको डालते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो लोगों की अपनी दिल है कि लोगों ने किसको वोट करना है, एक फिर एक मैकेनिज्म होता है, एक पूरी मशीनरी होती है जिसके तहत आप वोटर्स को उस दिन बैलेट बॉक्स के पास लेकर आते हैं, पोल स्टेशन के ऊपर लेकर आते हैं ताकि वो आपके लिए वोट कास्ट करें। और वो मशीनरी, वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनसे उनको पता है आगे फंड मिलना है, जिनसे डेवलपमेंट के काम होने हैं। तो नेचुरली इनकम्बेंसी फैक्टर नून लीग के पास है। दूसरा एक और बड़ा एलिमेंट कि पाकिस्तान में हवाएं बड़ी मैटर करती हैं। जब आपको पता लग जाए एक हवा पॉलिटिकल पार्टी की है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जोर भी कम लगाता है। तीसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीजें मुखालिफ साइड से दी भी जाती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जब आपने रिजर्व सीट उनको नहीं दी है। आपने उनका जो राइट, लिजिटिमेट राइट है, वो आपने उनसे चोरी करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की टोकरियों में डाल दिया है। तो ये डिफरेंस इतना बड़ा कर गए हैं हर जगह पे, इंक्लूडिंग पंजाब, इंक्लूडिंग सेंटर, और बाकी जगहों पर इस वक्त पीटीआई के इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलें जी, 14 सीटें पंजाब के अंदर, उनमें से 3 या 4 निकाल भी लेती पीटीआई, 5 निकाल लेती पीटीआई, तो हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि इंप्रेशन बन जाएगा कि जनाब नून लीग का तो बड़ा वोट बेस टूट गया, और कुछ देखिए, बात यह है कि अगर आप ये देखें ना कि अगर आप लार्जर सिनेरियो में देखें कि फरवरी 8 का विनर कौन है, तो आई डिसएग्री विद द मोस्ट कि नून लीग फरवरी 8 की विनर नहीं है। नून लीग इज ऑल्सो वन अमंग्स द लूजर्स। वो भी उसी तरह से हारी है इलेक्शन, जिस तरह से पीटीआई को हराया गया है, वो भी उसी तरह से इसके अंदर दे हैव टर्न्ड आउट टू बी एज बिग अ लूजर एज पीटीआई। पीटीआई इसलिए लूजर बनी क्योंकि पीटीआई के खिलाफ कुछ साजिश की गई, कुछ वो कहते हैं कि उनके इलेक्शन चोरी किए गए, तो ठीक है उनके पास। लेकिन रमेश जी, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आप गवर्नमेंट का जो आप थोड़ा सा दिमाग अगर रीड कर सकें, देखें फरवरी 8 के बाद तो था ना कि आप जो रिगिंग के एलिगेशंस पे आ जाएं या ओवरऑल जो भी आप कह लेंगे, अब राइट नाउ गवर्नमेंट तो एक बन गई, गवर्नमेंट नून लीग की बन गई, 5 पार्टी सपोर्ट कर रही हैं सेंटर में। ये बताएं कि अब जब आप बाई इलेक्शन में जा रहे हैं
तो फिर आपको इस तरह की जिसे कह लें फुलिश एक्ट्स करने की क्या ज़रूरत है? सेंटर में आप बैठे हैं, पंजाब में आप बैठे हैं, सिंध में आप बैठे हैं, बलूचिस्तान में आप हैं, सिर्फ केपी में नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आपको फिर ये फुलिश एक्ट जो है, लाइक कि आप नॉमिनेशन पेपर पीटीआई के जो मेन लीडर हैं उनके आप रिजेक्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो और पूरा फिर अभी स्टार्ट से ही पूरा क्वेश्चन जो अच्छा, इलेक्शन होने इफ यू जा रहा अलाउ मी है टू उस पर इंटरजेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन जुबेर मार्क साहब, लगा रहे हैं। मतलब आपको ये करने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको कुछ मैं सीटें हार जाएंगे, मैं कोई इसी क्यामत आ जाएगी क्या? मैं इसी तरफ तो इशारा करना चाह रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नून लीग हैज आल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ बिगर लूजर। अब ये बात आपकी बात से इस तरह कनेक्ट करती है कि देखिए, अगर तो कुछ चीजों को सेंसिबली किया जाता है, जैसा पाकिस्तान में इससे पहले रेगिंग की गई है और बड़ी सेंसिबली की जाती थी, उस तरह रेगिंग की जाती, नून लीग को बड़ा क्लियर मैंडेट दिया जाता, या नवाज शरीफ को थम्पिंग मेजोरिटी से जिताया जाता 2 सीटों के ऊपर, तो नून लीग जो है वो सीना चौड़ा करके हुकूमत करती। इस वक्त नून लीग ने हुकूमत नहीं कर रही है। इस वक्त नून लीग के अंदर एक ऐसा फैक्शन जो कि किसी और ने बनाया, इसको कोई और सपोर्ट कर रहा है, उससे हुकूमत कराई जा रही है। नून लीग का जो सबसे बड़ा रहनुमा है मियां नवाज शरीफ, वो बेचारा आज से 6 दिन पहले उसने एक मीटिंग होल्ड की है, और उस बेचारे की ये बर्त है कि उसकी पहली मीटिंग होल्ड करने के ऊपर आपने स्टोरी भेजी उसके खिलाफ। अब मुझे बताएं उस बेचारे गरीब की क्या बर्त रह गई है? आपके ख्याल में कि पब्लिक जो है वो ये चीज नहीं देख रही, वो भी देख रही है? क्या नून लीग के अंदर ये सेंटिमेंट नहीं पाया जाता है कि उनका भी फ्यूचर स्टेक में आ गया? उनको भी पता है बखूबी कि उनका फ्यूचर अब कुछ शख्सियात से, कुछ ताकतों से जुड़ गया है। वो शख्सियात हैं और उन्हीं शख्सियात की प्रेजेंस के अंदर उन्होंने अपने लिए को वोटर बेस को दोबारा सॉफ्टन अप कर लिया, तो उनका दोबारा फ्यूचर इस मुल्क में रिवाइव हो जाएगा। वरना उनके लिए अब सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो बाहर जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन को अगर नून लीग भी बैठ के थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करे, थोड़ा बर्ड आई व्यू से समझे, तो उनको भी नजर आना चाहिए कि साजिश जो है वो खाली पीटीआई के खिलाफ नहीं हुई है, साजिश इंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ हुई है। इस वक्त लोग पीटीआई के साथ जुड़े हुए और नून लीग के खिलाफ नहीं है। इस वक्त लोग इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से उकता गए हैं। इस वक्त लोगों को जो है उनके अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट किया गया है, और ये सारी बातें पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, उनको इस चीज को अब्जॉर्ब करना चाहिए। इस वक्त वो देखें देखें लोग इसलिए देखें रमीज, लोग इसलिए ज़्यादा मायूस हैं कि उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम को तो एक्सपोज कर दिया अपने वोट की ताकत से, लेकिन वोट की ताकत से हम लोग गवर्नमेंट में नहीं आ सके, या यानी कि जिस पार्टी को वो लेके आना चाह रहे थे वो नहीं ले पाए। तो डिसअपॉइंटमेंट इज़ ऑब्वियस, इट वेरी मच ऑब्वियस देयर। तो मैं इसमें साथ में आगे अभी हम नवाज शरीफ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को मुझे लग रहा है कि शायद कहीं अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। वो लंदन में जो भी जब वो पाकिस्तान आए, इवन टिल द लास्ट डे बिफोर द इलेक्शन फरवरी 8, उनका ख्याल यही था कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ, तो और फिर अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उन्होंने पंजाब की 3 मीटिंग्स जो हैं वो चेयर की, पंजाब गवर्नमेंट की 3 एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स। तो उसमें मुझे यही लग रहा था कि दिल से उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि 80s में वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अब उन्होंने देखा कि भाई मैं शहबाज के साथ तो बैठ के शायद चेयर नहीं कर सकता, तो अपना वही चीफ मिनिस्टर वाला दौर ही थोड़ा रिवाइव कर लो। तो वो एक एम्बिशन नजर आया उनमें अभी भी कि मुझे वो सीट लेनी थी, और जो कि उनको नहीं मिल पाई। एक चीज में करेक्ट कीजिएगा, क्या हमें याद नहीं है कि लंदन बैठ के मियां साहब पाकिस्तान की मीटिंग चेयर कर लिया करते थे? लंदन बैठ के वो पाकिस्तान को रिमोट कंट्रोल से रन कर रहे थे। अब ये यकयक कैसा हुआ कि मियां साहब लंदन बैठ के जो काम कर सकते हैं वो रहने बैठ के नहीं करते? ये बात का जवाब जो है फिर उसी बात में है नहीं, कोई डबल क्रॉस हो गया उनके साथ, कोई डबल क्रॉस कर गया। जो वादे थे वो वादे, असल वादे किसी और के साथ थे, यानी कि उनके छोटे भाई की तरफ इशारा है। बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, जिस शख्स के साथ वो वादे थे, जिस शख्स प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उस शख्स का पीएमएलएन के अंदर कोई उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई पीछे लीडरशिप नहीं है जो उसके पीछे खड़ी होकर। खुदा ना खास्ता, आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह फ्रैक्चर होना चाहिए, लेकिन एक शहबाज शरीफ का धड़ा निकल आता है, और ये आज से 3 साल पहले निकल आता है, तो आई किड यू नॉट, उनके पास कोई 3 लीडर नहीं उनके साथ जाने थे। लेकिन ग्रेजुअली शहबाज शरीफ का जो एक ब्लॉक है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के ब्लॉक के अंदर एक पूरी एक रूह फूंकी जा रही है। वो क्यों रूह फूंकी जा रही है? क्योंकि वो बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ। रमेश मुझे बताएं कहां स्ट्रेंथन वाला? अब फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद इनको तो अपनी पीएमएल उनको अपने सर्वाइवल का लाले पड़ गए हैं। शहबाज फैक्शन, नवाज फैक्शन की बातें तो बहुत दूर चली गई। अब तो ये कि ये पॉलिटिकली एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बियॉन्ड दैट। सर्वाइवल के लाले तो सर वोट से पड़ते हैं ना। जब पीछे आपकी ताकतें खड़ी हो तो फिर आप सर्वाइव कर रहे होते हैं। मोहसिन नकवी ने कितना सर्वाइव किया? अब अगर हम वोट की बात कर रहे हैं, तो फिर जो ग्लोबल कम्युनिटी है, व्हाई डिड दे नॉट टुक स्टॉक ऑफ व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान? किस तरह से IMF इतना स्मूथली पाकिस्तान है, किस तरह से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मनासिब इतने अच्छे हैं?
ये बात डोनाल्ड लू की, मैंने जितना पहले बोला एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, वो इधर के साथ इंटरकनेक्टेड है कि बहुत सारे अरेंजमेंट जो है वो लोकल नहीं है, उनके साथ कुछ ना कुछ फॉरेन ताने बाने भी हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए सब ये अब इट इज अ स्मूथ सेलिंग। इसी स्मूथ सेलिंग को आप कंपेयर करें इसी हुकूमत के साथ लास्ट 16 मंथ, तो सर हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी गई थी, हमारे साथ वो शर्तें मनवाई गई थी, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इस कुर्बानी के उस पे उनको कुर्बान करना पड़ा था, पहले मिनिस्टर इस्माइल और फिर सालदार साहब की कुर्बानी जो है वो हुकूमत में आकर देनी पड़ी IMF की वजह से। इस तरह हुआ कि जिस तरह अभी नए मिनिस्टर जो हैं उन्होंने चार्ज लिया और विद इन कपल डेज चीजें जो हैं दे आर मूविंग फॉरवर्ड एज इफ पाकिस्तान के साथ उनके नेशनल रिलेशन काफी जोड़ी थे, वो तो कभी नहीं थे। तो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अगली बात फिर आप जो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, और ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत पहले पता थी कि शायद ये अरेंजमेंट हो चुका है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, इसका एक बहुत बड़ी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब CM मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनसे हमारे एक दोस्त फहद ने सवाल किया कि सुना है कि आप इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन किया कि अगर आपकी सहाफत और आपके सोशल तालम ये है तो फिर आपकी सहाफत पहला हाफत है। तो बात ये है कि वो इन द हाइट ऑफ हिज चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर के गवर्नमेंट के इंचार्ज थे, तब उस बंदे को एक साफी को पता था कि जनाब इसको इंटीरियर मिनिस्टर लाया जाएगा, तो अरेंजमेंट जो है वो डाउन टिल नेटिविटी हुए हुए। जी जी, और वैसे भी जो पावर मोहसिन नकवी साहब सेटल हुई, बीइंग चीफ मिनिस्टर और बीइंग अब नाउ इंटीरियर मिनिस्टर जहां से ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है कि वहां से तो इतनी स्ट्रांग पावर आती है कि फिर आप वो हल्क बन जाते हैं, इज लाइक ए हल्क या मैन ऑफ स्टील है। आगे में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये, और इसके हवाले से मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरी उनकी ओथ टेकिंग से 3 दिन पहले मैंने आगाज किया PMLN के 3 से 4 बड़े रहनुमाओं से बात करना, और यकीन कीजिए रोज मुझे बिला नागा कहते थे कि जनाब अगर ये मोहसिन नकवी बनता है तो हमारे हुकूमत के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा, ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, PML ये हमारे लिए बहुत बुरा है। थप्पड़ पड़ गया उनको, बिल्कुल पड़ा। उन्होंने नहीं किया, ये नून का डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर अगेन ये नून का डिसीजन शहबाज शरीफ भी नहीं, नून के डिसीजन कुछ और होते, इसलिए आपको जावेद लतीफ साहब जो हैं वो ज़ेर लफ्ज़ कहते कुछ और नजर आते हैं, वो अक्सर इंटरव्यूज में PMLN के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपसे किरमानी PMLN के खिलाफ बात कर जी जी, जावेद लतीफ का आपके सामने जो 10 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया एक लोकल चैनल पे, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट पपेट है, कठपुतली है, और आपको पता है हम किसकी कठपुतली हैं, हमें कौन लेके आया है। ये बातें वो PTI के लिए, इमरान खान के लिए पहले करते थे, तो राइट नाउ आपके सामने है और ओपनली ही, और वो क्लोज समझे जाते हैं मरियम नवाज साहबा के। तो मुझे नहीं समझ आई कि इतनी करेज उन्होंने कहाँ से मस्टर कर ली ये बात करने की। बट इसमें वजह जो है, इस करेज की पीछे वजह बड़ी सिंपल है कि इस वक्त ये जो 3-4 लोग आपको नजर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं, लेकिन पसे पर्दा वो आपको सारी बातें कर देते हैं, वो इसलिए वो इतने गुस्से में है क्योंकि ये लोग मियां नवाज शरीफ की टीम है। अब देखिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, PMLN मींस मियां नवाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ के पीछे सारी की सारी PMLN खड़ी हुई है, आज भी सारी सीनियर लीडरशिप उन्हीं के पीछे खड़ी है। लेकिन सीनियर लीडरशिप को यह भी नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक बंदे को हाईजैक करवाया गया है, वो शायद खुद हाईजैक ना करता, लेकिन उसके पीछे एक पूरा जोर लगा के एक पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक किया गया है। ऐसा ही हुआ ना कि इमरान को एज ए मॉन्स्टर बना के नवाज शरीफ को डराया गया है कि भाई अगर तुम इन टर्म्स पे आ जाओ, ठीक है, February 8 के बाद जिस तरह से बुरी तरह से वो इलेक्शन हारे आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी कहा कि चलें छोटे भाई के लिए रास्ता छोड़ें और आप अपना रास्ता नापें। तो आपने ही स्टोरी की थी कि अभी वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से उनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन लंदन की है, वहाँ पे जाके वो फिर लंबा स्टे करेंगे। तो कितना स्टे करेंगे? कुड बी ऑफ 6 मंथ 1 ईयर। ये मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद यहीं से रिज्यूम करते हैं टॉक। नाज़रीन, जी रमीज़ बताइएगा, 6 माह स्टे करेंगे लंदन में ये साल, या आप इससे ज़्यादा का पीरियड देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मियाँ साहब सऊदी अरब को जाना इसलिए तय रहता है कि मियाँ साहब जब लंदन में थे तभी वो सऊदी अरब, ये उनकी एक 4 साल की रूटीन रही है कि वो आखिरी असरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारते हैं, और यूजली बेटे भी उनकी कंपनी करते हैं। आगे लंदन वाला जो प्लान है उस हवाले से पार्टी ने भी तो वो क्लैरिटी नहीं दी है। लंदन जाने के पीछे जो कुछ लीडरान एक वजह बताते हैं, वो आपको पता है पिछले 5 साल से उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, और वो उसी एक एक्सक्यूज को या उस वजह से वो वहाँ पे चेकअप कराने के लिए जाते हैं, और फिर जितना स्टे उनको सूट करता है उतना वो स्टे वहाँ पे रखते हैं। और लेकिन अगर ये हालात रहे तो शायद स्टे लंबा होगा, फिर शायद स्टे छोटा ना हो, लेकिन अगर उनके जाने से पहले कुछ और मामला तय करने बाकी हुए तो शायद स्टे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो तय होने के लिए उनकी जरूरत पड़ भी सकती है। और आप ये देखते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, मे बी ए ईयर और सो,
कोई इस तरह का सिनेरियो बने कि जिसमें नवाज शरीफ साहब रिप्लेस कर जाएं शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर? 100%। देखिए जी, तब तो कुछ चीजें जो हैं, कुछ ऐसे पोजीशन जो हैं, देल भी आपको ग्रैब निकाली। जब वो पोजीशन आपको ग्रैब आएगी तो अब उसके अंदर छोटे भाई का रोल है कि छोटा भाई उसके अंदर अपना कितना वीटो पावर इस्तेमाल करता है। अगर छोटा भाई उतना ही सबमिसिव रहा जितना वो आज तक रहे हैं, तो फिर शायद बड़े भाई उसके अंदर बहुत कुछ गेन कर जाएं। लेकिन अगर छोटे भाई ने तब तक हालात को इस डगर पे ले आए कि बड़े भाई को लगा कि मेरे लिए स्पेस जो है वो अगर मैंने रीऑक्यूपाई करना चाहिए तो शायद मेरी बेटी की स्पेस जो है वो खत्म कर दी जाएगी, तो शायद फिर मियां साहब जो है वो उसी पोजीशन, उसी तनख्वाह पे काम करें जिससे वो अब कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि एक साल के अंदर या एक सवा साल के अंदर वो दोबारा बैक इन सैडल, और उस पोजीशन पे बैठ के वो शायद दोबारा कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर और कुछ बड़े बड़े पोजीशन पे नजरें गाड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात मियां साहब की जो अपनी यात्रा की है, वो लंदन यात्रा की है, वो मैं जिस तरह पहले कहा वो कनेक्टेड है कि इस वक्त उनकी कहीं पाकिस्तान में कोई जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जरूरत नहीं है। तो उस तनाजुर में अगर मैं इफ आई एम टू मेक अ गेस, तो मेरा गेस यही होगा कि शायद अभी वो ही कैन स्टे देयर फॉर अ कपल ऑफ मंथ, और फिर वो जब चाहेंगे वहां से कुछ बयान भी डालते रहेंगे पार्टी के खिलाफ। और ये एक पॉलिसी पार्टी ने, मुझे लगता है कि ये शायद पीपल्स पार्टी भी अडॉप्ट करेगी। बल्कि मुझे ये गुफ्तगू करते करते याद आया कि मैं पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अहम रहनुमाओं से पिछले 2-3 महीने गुफ्तगू करता रहा। उनको मैंने पूछा कि आप लोगों की तो एक मतलब एक बड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करने वाली पार्टी समझी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप लोग जो हैं वो फ्लैग बेरर समझे जाते हैं, तो आप खामोश क्यों हैं? तो मुख्तलिफ लीडर्स के मुख्तलिफ बयान आए, मुख्तलिफ लीडर्स ने मुख्तलिफ अपने अपने एक्सक्यूज दिए, लेकिन एक लीडर ने बड़ा आउट राइटिंग बोला, अगर रीचा कर लेती कि अभी जो है ना वो हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट आया हुआ है, वो एक बार हमारा प्रेसिडेंट लग लेते हैं तो उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह बहुत खुल के बोलेंगे। और क्योंकि देखिए पहले इलेक्शन थे तो इलेक्शन के अंदर हमें कुछ सीटें जीतनी थी, हमारा प्रेसिडेंट खतरे में था, इसलिए हम खामोश हो गए। फिर कुछ मामला जो है वो सेनेट के हैं तो उसको भी रिजॉल्व करना है, तो अब इंशाल्लाह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने ना, तो जिस तरह इलेक्शन होंगे तो आप देखिएगा कि हम ट्विटर की बंदिश के ऊपर देखिए धड़ाधड़ बयान देंगे। और वो मतलब वो बात इतनी कुछ सही है कि आज अखबार अगर आप उठाएं तो आपको फरकुल्ला बाबर का शायद बयान भी नजर आ जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की लीडर का बयान भी आ गया एक्स की बंदिश के ऊपर, एक्स की बंदिश को उन्होंने कंडेम किया है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी पोजीशन लेती हैं वो पोजीशन भी लेती हैं अपने फायदे और नुकसान को लेकर, वो पोजीशन नहीं होती। राइट। मैं आपका कमेंट इस पे चाहूंगा क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। वही जिस पे मैंने बिल्कुल ओपनिंग दी, सीजन ऑफ ड्राई क्लीनिंग। जब से काजी फैज ईसा साहब आए हैं 4-5 माह में हमने देखा है कि बेशुमार एक पूरी एक लिस्ट है, स्पेशली पीएमएल नून की, जिस तरह नवाज शरीफ का बताया, और लेटेस्ट 2 में नाम मिस आउट कर गया था कि उनके बेटे जो हैं हसन हुसैन, वो भी 6 साल के बाद पाकिस्तान में आए हैं, आके 4 दिन लगे हैं उनको ड्राई क्लीन होने में। 3 बड़े केसेस थे, फ्लैगशिप अल अजीजिया और जो है एवन फील्ड के मेगा करप्शन केसेस, उसके ऊपर बिल्कुल उनको क्लीन चिट दी है। और सो मच सो कि इवन जो लोग पीएमएल नून से जुड़े हैं, जिस तरह जस्टिस सिद्दीकी साहब का नाम, शौकत सिद्दीकी का नाम नून के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी हर इस गंगा में नहा रहा है, हाथ नहीं धो रहा, पूरी तरह नहा के बाहर आ रहा है। तो ये आगे काजी साहब की जो अदालत है, और कितने बच गए हैं बताएं तो सही जरा, इसमें कितना ड्राई क्लीनिंग बच गई है? और देखिए मेरा ख्याल है कि मेजर जो ड्राई क्लीनिंग होनी थी, वो बड़े बड़े सूट जो ड्राई क्लीन होने थे वो ड्राई क्लीन हो गए। अब छोटी मोटी बनियानियां रह गई तो इतना तो हमें साफ नहीं रखते। लेकिन अगर आप बात करें ना, आगाज करें क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो मैं मेरे ख्याल तो उसमें जस्टिस शौकत साहब का मामला ये है कि तब की हमारे नेशनल ट्रस्ट कुछ और थे, आज के नेशनल ट्रस्ट कुछ और हैं। आप बात कुछ लोगों के खिलाफ करें, उनके इदारे के खिलाफ करें, लेकिन जब उस इदारे का हेड चेंज हो जाता है तो उस दायरे की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं और उसके देखने की चीजों को मसला नजर भी चेंज हो जाता है। वो जो गुफ्तगू थी वो चंद लोगों के खिलाफ थी, वो चंद लोग जो है वो तब के नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते थे, आज के लोग जो है वो आज के नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो इनके नेशनल इंटरेस्ट पे पुराने नेशनल इंटरेस्ट का जो गेज है वो पैमाना पूरा नहीं बैठता। इसलिए आज के हालात के लिहाज से जैसे शौकत जो है वो ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, और जिन लोगों के खिलाफ किया था वो रिटायर हो चुके हैं। जहां तक बात मियां साहब की है, मियां साहब के साथ जान की है, तो मेरा ख्याल है कि आपको और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए, कोर्ट ने इतना इंतजार किया कि वो पाकिस्तान आए। खुद नहीं हमारे जो, मैं अब नाम नहीं लेता, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, बड़े साहबान जो है वो बाहर गए और उनको 2 स्टेप पे जाके जस्टिस दिया है, वरना शॉर्ट ऑफ दैट तो सब कुछ इनके लिए किया गया है। ये लैंड करते रहे और उनको 4 दिन की चांदनी तो देखिए यार, 4 दिन के अंदर जस्टिस पूरा, मतलब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, इश्तिहारी थे हसन और हुसैन,
और वो पाकिस्तान आते हैं, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेटर ऑन आप देखते हैं कि उसी 4 दिन के अंदर अंदर उनके पाकिस्तान में जिसे कहते हैं कि अपने पाँव रखने के बाद तो उनको 3 मेगा करप्शन से ऐसे निकाल दिया जाता है यार, कमाल है। और इसी तरह 18 ये भी 6 साल पुराना केस है जिसमें फवाद हसन, फवाद को ना जी आप ना दें, 20 करोड़ की रकम है, मामूली है, छोड़ें, आपने क्या देनी है, आपके पास कहाँ से पैसे आए। आल्दो के उनके ऊपर जो था कुछ 4 से 6 बिलियन का नैब का रेफरेंस था जिसमें वो भी वो ड्राई क्लीनिंग उसकी में कंप्लीट हो गई हुई है। सिमिलरली परवेज रशीद साहब को 20 करोड़ को कहते हैं ये तुसी तो गरीब आदमी हो, तुसी कितने दोगे, सेनेट का इलेक्शन लड़े और सुकून करें। तो काजी साहब कोई मेरा ख्याल आगे चल के कोई ऐसा भी डिसीजन दे देंगे जिसको बादी नज़र में हमें लगेगा कि ये अदर देन पीडीएम की गवर्नमेंट, पीडीएम की पार्टीज के अलावा किसी और पार्टी को फेवर कर रहा है। उन्होंने तो पीटीआई से बल्ला भी छीना, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखा कि इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके ऊपर ना कोई हमने सुओ मोटो देखा, ना किसी किस्म का कोई कमेंट देखा उनका, सिवाय उन्होंने इस चीज को कैमरे के ऊपर आके डिनाई किया कि जी जो चट्टा साहब है कमिश्नर रावलपिंडी कि उसने मेरा नाम लिया था कि मैं रिगिंग में इन्वॉल्व हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चट्टा साहब को देखा, देखिए जहां उनका अपना इंटरेस्ट है, जहां उनकी अपनी मर्जी है, वहां वो टीवी देखते भी हैं, उसको तौर पर रिएक्ट भी करते हैं। और देखिए कितनी हैरतअंगेज बात यह है कि वो इतने एक्सेसिबल आदमी है कि चलते फिरते रिपोर्टर्स को चर्चे आ जाते हैं, वो उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे ख्याल पब्लिक जो है वो शायद दे हैव रिजन अबव दीज स्मॉल एंटिक्स, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। और जिस चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन हैं उनकी सैंक्टिटी को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसको प्रोटेक्ट करता है, उसको पामाल कर दिया, उसके बाकी क्या किस चीज की तवक्को रखें। मैं फिर बोलूंगा कि मेहरबानी है जजेस की, ये घर जाके इंसाफ नहीं देते, उनके कोर्ट आने का इंतजार करते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होने का इंतजार करते हैं। बाकी शॉर्ट ऑफ दैट तो मेरा ख्याल है कि जितने हमारे रिटायर्ड जजेस हैं इस वक्त, दे वेरी क्लियर के ये जुडिशरी जो है दे विल नॉट बी रिमेंबर्ड इन गुड वर्ड। अच्छा रमीज, ये चलते चलते ये बता दीजिएगा, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड की तरफ हम जा रहे हैं। डोनाल्ड लू का जो पूरी टेस्टिमनी है उसको एंड ऑफ द डे किसकी फेवर में जाएगी, पीटीआई की या गवर्नमेंट की, या कि ये सिर्फ एक्सरसाइज उनकी अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए थी? अच्छा। पाकिस्तान में यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स होगी इसके ऊपर। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और राधा इफ यू अलाउ मी 2 मिनट्स, तो मैं इसमें शायद कुछ चीजें करेक्शन ऑफ चाहूंगा। नंबर 1 देखिए, साइफर का सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ साइफर। मैंने आपने गुफ्तगू की, मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाटएवर द कैपेसिटी, ये बात हमारे एम्बेसी को जाती है और वो वहां से एक लेटर जनरेट करते हैं। वो लेटर पाकिस्तान में आता है, वो लेटर चूंकि कोडेड होता है तो उसको हम साइफर कहते हैं, और वो पाकिस्तान आके डिकोड करते हैं, डिकोड करके पढ़ने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेजेंट होता है, एक प्रेसिडेंट ऑफिस के पास प्रेजेंट होता है, उसके स्टेट की पोजीशन उसके क्या है। अब मुद्दा ये है कि ये 2 लोगों की गुफ्तगू है, असद मजीद की और डोनाल्ड लू की, तो इसमें इट इज देयर वर्ड अगेंस्ट आर्स, इसमें तीसरा चौथा तो कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने दूसरे बंदे से क्लोज डोर में बैठ गुफ्तगू की है। अब हम इतने अकलमंद लोग हैं कि हम अपने एम्बेसडर की गुफ्तगू नहीं मानते, हम कहते हैं वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना गोरे, वो ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि IMF भाई उन्होंने देना है, क्योंकि हमारी हुकूमत रिस्टोर कराने में उन्होंने मदद की थी, क्योंकि इस वक्त जो है हमें एड उनकी तरफ से आनी है, हमारे सारे मालूमता वहां पे पड़ा है, इलीगल इल गॉटन मनी हमारी वहां पे पड़ी है, इसलिए हमारे मुल्क की पोजीशन गलत है, उनकी पोजीशन ठीक है। अब इसमें एक सीधी बात है कि जिस तरह कांग्रेसियल हियरिंग के अंदर डोनाल्ड लू आए, तो सर हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर नेम से एक सही, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सर असद मजीद साहब को भी नहीं आए आप असेंबली के अंदर, कोई सवाल जवाब उन लोगों उनसे भी हो लेने दें, हमें भी पता चले यार हमारे एम्बेसडर साहब ने क्या कहा था, उन्होंने क्या सुना था, कन्वर्सेशन क्या हुई थी। तो सर मेरा ख्याल है लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ देना चाहिए। ये पब्लिक जो है ना काफी कुछ जान गई है, ये सोशल मीडिया की मेहरबानी से ये बहुत एजुकेटेड हो गई है। अब ये जो नैरेटिव बिल्डिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते थे ना, अब मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स को और स्पिन डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि टाइम्स हैव चेंज। बेनिफिट किसे करेगा इसका स्टेटमेंट जो है लू का पाकिस्तान? देखिए बात ये है कि आपके मुल्क के अंदर वन लाइनर है, वो लोग पीटीआई के साथ हैं, सिस्टम पीटीआई के खिलाफ है। अब कुछ भी होगा तो बेनिफिट पीटीआई को नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट जो है वो पीटीआई के साथ रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डोनाल्ड लू से, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू रमेश, आपने बिल्कुल अच्छा इसको रैप अप कर दिया। नाजरीन, कल आपसे दोबारा मिलेंगे और कल हम ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया को थ्रैश आउट करेंगे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ओवरऑल जो है जो क्लैम्प डाउन चल रहा है, क्रैक डाउन चल रहा है, और कब तक चलेगा, और इसमें एट द एंड ऑफ द डे कोई हमें कोई लाइट नज़र आ रही है कि नहीं, कि डार्कनेस ही है। सी यू नाज़रीन टुमारो, स्टे ब्लेस्ड।